Bismillahirrahmanirrahim. Second year class, we have started chapter number 15 होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस में मैंने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी. उसके बाद ऑस्मोरेगुलेशन वाला टॉपिक इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ कम्स द टर्म ऑफ एक्सक्रीशन. What is excretion? Removal of wasteful metabolites, especially of nitrogenous nature. मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इनका बॉडी से जो रिमूवल है दैट इज़ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन जो है अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जितने हमारी न्यूट्रिएंट्स असिमिलेट हुए होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं. इनमें से जो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी जो ब्रेक डाउन होती है तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होते हैं. और जो प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं जब इनकी ब्रेक डाउन होती है तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाते हैं. डिपेंड करता है कौन सा एनिमल है. जैसे जो वाटर लिविंग होंगे उनमें अमोनिया बनाएंगे, जिनको मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा उनमें यूरिया बनाएंगे, जिनको बहुत कम वाटर अवेलेबल होगा उनमें यूरिक एसिड बनाएंगे. और जो प्लांट्स हैं प्लांट्स में भी इसी तरह से एक्सक्रीशन होती है. जैसे फोटोसिंथेसिस का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन या अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब हम दोनों का प्लांट्स और एनिमल्स का सेपरेटली डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन का प्रोसेस. फर्स्ट कम्स द टर्म्स ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में एक्सक्रीशन जो इनका ऑटोट्रॉफिक मोड है या फोटोसिंथेसिस है जिसकी बात मैंने पहले भी की है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑक्सीजन है और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है. जो वाटर है फिर ये कहाँ जाता है, कुछ ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से रिमूव हो जाता है और कुछ जो है वो प्लांट सेल्स की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है. फर्दर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है उसमें कुछ प्लांट ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं और ऑर्गेनील्स में से भी वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनील है जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में अपना रोल प्ले करता है. जो वैक्यूल है इसका स्टेटस ऑर्गेनील का है, मतलब फंक्शनल एंटिटी विद इन सेल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनील्स कहते हैं. तो जो ऑर्गेनील है दिस इज़ वैक्यूल है, ये ऑर्गेनील है. इसका जो फंक्शन है टू स्टोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और मेटाबॉलाइट्स दैट मे बी यूज़फुल और वेस्टफुल. मतलब यूज़फुल चीज़ों को भी ये स्टोर करता है और वेस्टफुल चीज़ों को भी. कोई ऐसी सेंसरशिप नहीं है कि ये यूज़फुल को ही करेगा वेस्टफुल को नहीं करेगा, दोनों को करता है. इनके एक्यूमुलेशन अगर इस हद तक बढ़ जाए कि क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब वैक्यूल के अंदर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए तो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है. नाउ कम्स ऑर्गन्स. ऑर्गन्स प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल एग्जिस्ट नहीं करता. ऑर्गन्स हैं, लीव्स ऑर्गन्स हैं, ब्रांचेस ऑर्गन्स हैं, रूट्स ऑर्गन्स हैं. तो पहले हम लीव्स की बात करेंगे. जो लीव्स हैं ये वो ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे ऑटम लीव्स हैं, ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, बहुत सारे लीव्स येलो हो जाते हैं, लीव्स की फॉलिंग हो जाती है. तो क्या होता है, ये जो ऑटम लीव्स होते हैं हु आर डिस्टाइंड टू फॉल, मतलब जिनका डिसाइड हो चुका है कि अब इन्हें गिर जाना है, ये अपने अंदर वेस्ट स्टोर कर लेते हैं, कुछ पिगमेंटेड कंपाउंड स्टोर कर लेते हैं और हैवी मेटल्स स्टोर कर लेते हैं. मतलब जितनी चीज़ें प्लांट की ज़रूरत से ज़्यादा हैं जिनसे प्लांट रीड करना चाहता है, छुटकारा हासिल करना चाहता है, वो इन लीव्स में स्टोर हो जाती हैं. तो इनका कलर येलो हो जाता है. ये जो ऑटम लीव्स हैं येलो हो गए हैं, दिस इज़ नॉट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल. ये डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल की वजह से येलो नहीं हुए, ये वेस्ट
या पिगमेंटेड कंपाउंड्स और हैवी मेटल्स वगैरह की स्टोरेज की वजह से येलो में। फिर क्या होता है, ये लीव्स फॉल कर जाते हैं और प्लांट्स इन वेस्ट से, हैवी मेटल से और पिगमेंटेड कंपाउंड से छुटकारा हासिल कर लेता है। इन लीव्स को जो ऑटम सीजन में फॉल कर गए हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर्स। मतलब कि जो लीव्स की हेल्प से प्लांट ने अपना जो वेस्ट है वो रिमूव कर दिया। अब हम बात करेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ट्रंक और ब्रांचेस हैं, वो भी वेस्ट की रिमूवल का काम करती हैं। जैसे आबनूस का प्लांट है, आबनूस सुना होगा आपने, इसे इंग्लिश में कहते हैं इबोनी। इबोनी प्लांट के जो ओल्ड जाइलम होते हैं, वैसे तो जाइलम का जो फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर है, लेकिन जो ओल्ड होती हैं नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, नॉन कंडक्टिंग हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं ये, मतलब जब ये कंडक्शन ऑफ वाटर का फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने अंदर टॉक्सिक केमिकल्स को और वेस्ट वगैरह को स्टोर कर लेते हैं और इनका कलर बहुत ब्लैक हो जाता है। तो इसी वजह से जो आबनूस की लकड़ी होती है वो डार्क ब्लैक कलर की होती है। तो ये जो इनर उसकी डार्क ब्लैक है, दिस इज़ ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वेस्ट। इसमें टॉक्सिक केमिकल्स और वेस्ट वगैरह स्टोर हुए हैं। एक कॉनिफर्स हैं, कॉन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जिन प्लांट्स को कॉन्स लगती हैं, जैसे साइकस है, पाइनस है, एफिड्रा है और भी बहुत सारे हैं जिनको कॉन्स लगती हैं। इनमें एक स्पेशल केस होता है कि ये वाले प्लांट्स जो केमिकल रिलीज़ करते हैं डायरेक्टली सॉइल को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब डायरेक्टली सॉइल को ट्रांसफ़र करते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि ये इन टॉक्सिक केमिकल्स को एज अ टूल यूज़ करते हैं। जो इनके कंपीटिंग प्लांट्स नियर बाई एरिया में ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ रोकने के लिए वो इन टॉक्सिक केमिकल को एज अ टूल यूज़ करते हैं और अपनी ग्रोथ वो ज़्यादा कर लेते हैं और कंपटीटर्स को डिफीट कर देते हैं। या ये हुआ हमारा कंप्लीशन ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। मतलब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो है, वैक्यूल ने भी अपना रोल प्ले किया है। लीव्स जो कि एक्सक्रीटोफोर्स हैं, ऑटम लीव्स हैं, और ये हर प्लांट में हो सकते हैं, और ट्रंक और ब्रांचेस में भी हैं, और जैसे हमने इबोनी की बात की है, और कॉनिफर्स जो हैं डायरेक्टली सॉइल में अपने केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं, इनमें जो एक्सक्रीशन के जो मेनली नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वाटर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का स्टेटस रखता है जब एनिमल हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर है, और जो साल्ट्स हैं वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का स्टेटस रख लेते हैं जब एनिमल हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा होता है। जो पहले हमने बात की थी, एनिमल्स में जब प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होती है, जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो नाइट्रोजनियस वेस्ट बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट बनते हैं। तो उनमें से एक को हम क्या लेते हैं, अमाइनो एसिड बना, कैटाबॉलिज्म हुई है प्रोटीन की, न्यूक्लियोप्रोटीन की, अमाइनो एसिड बना है। अब अमाइनो एसिड की फर्दर कैटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं कि डीएमिनेशन हो जाएगी, इसका एमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप रिलीज़ हो जाएगा। तो फिर इसके पास दो गोल्स हैं। फर्स्ट कि ये रिमूव होके रीयूज़ होने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पास चला जाए। अगर इसको रीयूज़ नहीं होना तो क्या करेगा, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा रिमूवल के लिए। इन केस ये रीयूज़ भी नहीं हो रहा, ये वाटर में डिज़ोल्व होकर रिमूव भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, ये एक्यूमुलेट कर जाएगा। जब इसका एक लेवल से ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए तो ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट कॉज कर देता है। इसके बहुत हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स में या एनिमल्स में कन्वल्शंस और कोमा जैसी सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। और अगर हम बात करें कि अगर एक्सेस नाइट्रोजन जो है
उसको रिमूव होना है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे? अमोनिया होगा, यूरिया होगा और यूरिक एसिड होगा अगर एक्सेस नाइट्रोजनियस बेस रिमूव होने। अगर नाइट्रोजन लोअर क्वांटिटी में है तो क्रिएटिनिन होगी, प्रोडक्ट क्रिएटिन होगा और ट्राईमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड होगा। और अगर ज़्यादा शॉर्ट है, अगर ज़्यादा कम क्वांटिटी है नाइट्रोजन की, तो फिर ये अमाइनो एसिड बनाएंगे, प्यूरिन बनाएंगे, पायरामिडीन बनाएंगे। और जो प्यूरिन और पायरामिडीन है जो बेसिकली नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, इनकी फर्दर जब मेटाबॉलिज्म होती है तो ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनियस बेस जैसे हाइपोजेंथिन है, जैंथिन है, यूरिक एसिड है, एलेंटॉइस है, यूरिया है और अमोनिया वगैरह ये बना देती हैं। मतलब जो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स है, इसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की है, जब डीएमिनेशन होती है अमाइनो एसिड से एमाइन ग्रुप रिमूव होता है तो ये क्या करता है, या फिर ये रीयूज हो जाता है या फिर इसका रिमूवल होता है। और अगर इस एक्सेस नाइट्रोजन होगी तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होगी। लोअर क्वांटिटी ऑफ जो नाइट्रोजन है वो क्रिएटिन और ट्राईमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होगी। और जो वेरी स्मॉल होगी वो अमाइनो एसिड, प्यूरिन और पायरामिडीन की फॉर्म में रिलीज होगी। अब हमें बात करनी है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू देयर हैबिटेट्स। ये वाला जो नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू देयर हैबिटेट है, इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि किस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है और उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे कितना वाटर अवेलेबल है। अगर ज़्यादा वाटर अवेलेबल है तो उसकी नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थोड़ी डिफरेंट होगी। अगर मॉडरेट होगा तो फिर और होगा, और अगर बहुत कम वाटर अवेलेबल होगा तो फिर इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कुछ और होगा। अगर प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, जैसे फ्रेश वाटर फिशेस हैं, तो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी अमोनिया। मतलब जैसे ही अमोनिया प्रोड्यूस होगा साथ ही वो रिलीज़ हो जाएगा। अगर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन को रिलीज़ करना है तो 500 ml ऑफ वाटर रिक्वायर है। मतलब 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन के रिमूवल के लिए हमें ½ लीटर वाटर रिक्वायर है। ये उस सूरत में पॉसिबल है अगर एनिमल हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिसे प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है। दूसरी कंडीशन आती है जब मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं है लेकिन कुछ पानी है पीने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो इस कंडीशन में जो एनिमल्स हैं उनका जो नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगी दैट विल बी यूरिया। जो यूरिया है इसको 1 ग्राम ऑफ यूरिया नाइट्रोजन के रिमूवल के लिए हमें 50 ml वाटर रिक्वायर है। मतलब अमोनिया की रिमूवल से 10 टाइम्स कम हमें वाटर रिक्वायर है यूरिया की रिमूवल के लिए। ये उन एनिमल्स में है जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहते हैं, जैसे मैमल्स हैं, बहुत सारे एम्फीबियंस हैं, कुछ शार्क और बॉनी फिशेस हैं, वो भी यूरिया ही रिलीज़ करती हैं। और जो थर्ड कंडीशन है, जब बिल्कुल वाटर बहुत कम अवेलेबल है तो क्या होगा, यूरिक एसिड नाइट्रोजनियस बेस के फॉर्म में रिलीज़ होगा। 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड नाइट्रोजन विल रिक्वायर ओनली 1 ml ऑफ वाटर। मतलब 1 ग्राम यूरिक एसिड नाइट्रोजन के रिमूवल के लिए सिर्फ 1 ग्राम वाटर रिक्वायर है। फिर क्या होगा, जब अमोनिया प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब 500 ml ऑफ वाटर पर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन, 50 ml ऑफ वाटर पर 1 ग्राम ऑफ यूरिया नाइट्रोजन एंड 1 ml ऑफ वाटर फॉर 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड नाइट्रोजन। तो इनके कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जो यूरिया रिलीजिंग एनिमल्स होते हैं, जो अमोनिया रिलीजिंग एनिमल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं अमोनोटैलिक।
जो यूरिक एसिड एक्सक्रीटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें कहते हैं यूरिकोटैलिक। पहले जो हमने बात की है कि जो अमोनिया रिलीज होता है या अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल। जब प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे मैमल्स हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, इनको यूरिया बनाना है। तो यूरिया जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू, एक साइकिल के थ्रू बनता है। बहुत इजी नहीं है यूरिया बन जाना। तो अमोनिया को जब यूरिया में कन्वर्ट होना है तो उसको एक साइकिल में से गुजरना है। साइक्लिक एक्टिविटी होगी तो यूरिया बन जाएगा। इसकी फिगर मैं साथ अटैच करूँगी। प्रीवियस साइकिल का ऑर्निथीन यूज़ होगा, 1 अमोनिया मॉलिक्यूल प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलेंगे, सिट्रुलिन बनाएंगे। जो सिट्रुलिन है इसमें एक और अमोनिया ऐड हो जाएगा, मतलब सेकंड नाइट्रोजन ऑफ यूरिया जो सेकंड अमोनिया प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सिट्रुलिन जो है अनदर अमोनिया को यूज़ करते हुए आर्जिनिनोसक्सिनेट बना देगा। जब आर्जिनिनोसक्सिनेट बन जाएगा ये आर्जिनिन बना देगा। जो आर्जिनिन है इस पे आर्जिनेस एंजाइम एक्ट करेगा तो ये यूरिया भी बना देगा और प्रीवियस साइकिल का जो हमने ऑर्निथिन यूज़ किया है वो भी रीजनरेट कर देगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब चैनल।